हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी डीएस पर। दोस्तों, मध्य पुलिस कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज 3 नवंबर 2025 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करवाएंगे। 100% रियल जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर अप करवाएंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। देखिए, आगे आने वाले डेज में जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है तो वो अपना एग्जाम डेट और एग्जाम शिफ्ट जरूर यहाँ पर कमेंट करिए, ताकि हम आप सभी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। आज भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, भेजे गए हैं, जो हम यहाँ पर एग्जैक्ट बताने की कोशिश करेंगे। विद प्रूफ यहाँ पर हम लास्ट में बताएंगे किस तरह से स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चंस भेजे गए हैं और उनका प्रूफ भी देंगे कि किस तरीके से चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन है। इनका नाम है आर वेंकट रमणी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल थे और ये यहाँ पर वर्तमान अटॉर्नी जनरल रहे, यानी कि वर्तमान में अभी ये अटॉर्नी जनरल नहीं है। 1 अक्टूबर 2022 को 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्होंने पदभार आसीन किया था और इनके पहले केकू वेणुगोपाल थे। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी थे और 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में 2 साल के अतिरिक्त के लिए यहाँ पर कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो अटॉर्नी जनरल होता है इनका कार्यकाल ये कई बार आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा महान्यायवादी और महान्यायवादी से रिलेटेड आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप लोग याद करके चलिएगा। ये चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। आर वेंकट रमणी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। तो राष्ट्रपति संविधान का आर्टिकल ये आपको याद रखना है 76(1). इसके तहत यहाँ पर मंत्रिमंडल के तहत यहाँ पर इनकी नियुक्त की जाती है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल से पूछा गया क्वेश्चन और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के यहाँ पर जो पद पर बने रहते हैं और इनकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय की समकक्ष योग्यता इनको पूरी करनी होती है, तभी बेसिकली ये अटॉर्नी जनरल के बनने योग्य बनते हैं। तो आर्टिकल आपका 76 याद करिएगा। और ये जो पद होता है ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सरकार और इनमें सर्वोच्च सरकार के उच्च व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं अटॉर्नी जनरल। ये आपको पता होना चाहिए। एक एक चीजें यहाँ से आपके एग्जाम में बनती हैं। आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में ये यहाँ पर आर वेंकट रमणी भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी ये आपके अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। और इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया ये यहाँ पर कब किया था, ये 1 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर के वेणुगोपाल के बाद यहाँ पर ये पद ग्रहण किया था। और ये नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी और वर्तमान में 2025 में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किए गए हैं। और अटॉर्नी जनरल संवैधानिक प्रावधान के तहत यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल जो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए और ये आप सब लोग पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कर्मा और सैला नृत्य ये किस जनजाति से संबंधित है। तो वेगा जनजाति आपको बता देना होगा, जो भी आपको ऑप्शंस में दिया हो उसमें से। अब वेगा जनजाति कर्मा और सैला नृत्य दोनों से संबंधित है। कर्मा नृत्य ये नई फसल के आगमन पर किया जाता है और ये सैला नृत्य पुरुषों द्वारा फसल के पकने के बाद समृद्धि के लिए किया जाता है। कर्मा नई फसल के लिए किया जाता है और कर्मा त्योहार के दौरान में यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं, घेरे में नृत्य करते हैं। बात करें सैला नृत्य की तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इस जो है नृत्य में पुरुष अपने इष्ट देवों का स्मरण करते हैं और अपनी समृद्धि और परिवार के सुख के को धन्यवाद यानी कि व्यक्त करते हैं। गोंड जनजाति जो होती हैं ये कर्मा और सेला दोनों नृत्य गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। आपको अगर गोंड भी दे रखा हो ऑप्शन में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गोंड जनजाति भी यहाँ पर इनके द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। कर्मा और सेला नृत्य ये दोनों गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। और भारिया जनजाति की बात करें तो यहाँ पर ये कर्मा सैला शामिल है और उराव जनजाति ये कर्मा नृत्य भी करती है और बेगा भी करती हैं। तो हमने आपको क्लियर कर दिया इन सभी के बारे में कौन कौन सी जनजातियाँ करती हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो आप लोग हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सेशंस की, एमपी पुलिस की पल पल अपडेट वो आप तक पहुँच सके और आप इन सारे सेशन को वॉच करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें।
तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्या, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और राइट आंसर बताइए। कह रहा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 263 यानी कि 263 जो है भारतीय संविधान का एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है और इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और चर्चा को सक्षम करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। यह एक संवैधानिक तंत्र है जिसका उद्देश्य अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाना और साझा हित के मामलों में सहयोग बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है और अवैध रेत खनन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की गई है? तो ये सोन नदी है। सोन नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है और अवैध रेत खनन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई है और वह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र में निकलती है और बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। तो ये आपको याद कर लेना, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए नदी का मार्ग कौन है, तो ये आपका सोन नदी, ये आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिहार से होकर बहती हैं। ये आपको याद कर लेना है, इसको हाईलाइट करके रख लेना है। और अनियमित खनन है, इस नदी में अवैध रेत खनन एक बड़ी समस्या है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की है और इससे समाचारों में राष्ट्रीय मान्यता चली है। तो ये आपको याद करना है। इतना सारा डेटा मैं आपके लिए लेकर आता हूं तो ये आप लोग जरूर इसको तैयार कर लेना। और बेसिकली ये सोन नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बिहार में जाकर मिलती है गंगा नदी में। और ये मार्ग जो आपका मैंने बता दिया है और इसे समाचारों में यहाँ पर काफी ज्यादा मान्यता मिली है, तो ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कथकली किस प्रकार का नृत्य है? देखिए मैं आपको डेली बेसिस पर बता रहा हूं, कल भी मैंने बताया था, जो भी वीडियो मैंने करवाया उसमें जिक्र किया है कि टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, इनके क्वेश्चंस के बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कवर करवाते हैं। इससे कल भी क्वेश्चन बना था और आज भी बना है। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी वाला वो भी बना था। कथकली कहाँ का है? ये पहली बात, ये केरल का हो गया। एक और यहाँ पर नृत्य है ऐसा राज्य जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य, एक तो आपका केरल हो जाएगा कथकली केरल का और एक आपका मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। उसके अलावा कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत भी आप लोग बोल सकते हो। और ये आपका था सत्रिया जो कि असम का है। तो ये सारे आपको याद रखना है, आगे मैं आपको डिस्कस भी करवाऊंगा। कथकली किस प्रकार का नृत्य है? ये आपका क्लासिकल डांस है जिसको हम लोग बोलते हैं, या लोक नृत्य भी बोल सकते हो। क्लासिकल डांस आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो ये आपको कथकली आपको बताना है, ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत अभिनय का मिश्रण है और ये अतीत की कहानियां सुनाती है, खासकर भारतीय महाकाव्यों की, और अपने प्रदर्शन की बराबरियों को दर्शन मंत्र मुग्ध कर देती है। दर्शक कहानियों की भूमिकाओं, देवताओं, राक्षसों आदि के विशेष श्रृंगार वेशभूषा के निभाते हैं और गायक कथा सुनाते हैं। तबला वादक संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस तरीके से संगीत इसमें होते हैं और यहाँ पर मैंने इनको इन्वॉल्व भी कर दिया है। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। जो भी आपके भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, कथकली केरल और शास्त्रीय असम, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल है। ये आपको याद कर लेना। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, याद करिएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम। एकमात्र यहाँ पर भारतीय राज्य केरल है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकाल पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा पर्वत का या पर्वतमाला का ये भाग है। और मेकाल पर्वतमाला ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी इसी पर्वतमाला से निकलती है, एकल पर्वतमाला से, जो कि अमरकंटक में आता है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर माउंट अमरकंटक होती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ये कौन है? सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कौन सी है? ये होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ ये आपका वेस्ट है, उस प्रकार से हम इसको स्थापित कर देते हैं। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये सतपुड़ा क्षेत्र की मैकल पहाड़ियों में स्थित होता है। और बेगा और गोंड यहाँ स्थित है, दो पहाड़ियां जनजाति स्थित हैं, ये आपको कर लेना है याद। महकाल पर्वत ये वाला क्वेश्चन आया था और इसके ऑप्शन जो आए थे वो आप सभी लोग बताइएगा कि और अदर ऑप्शंस में क्या दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बेगा और गोंड, यहाँ पर इससे दो पहाड़ियां जनजाति हैं जो कि आपको याद कर लेना, यहीं पर निवास करते हैं। कह रहा फ्लाइंग सिख ये किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिंह। और ये कौन थे मिल्खा सिंह, ये एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक हैं जिन्हें भारतीय सेना में सेवारत रहते हुए खेल से परिचित कराया गया था। और राष्ट्रीय मंडल खेलों में व्यक्तिगत एथलेटिक्स का स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलेटिक्स थे, जब तक कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्रीय कृष्णा धुनिया भारतीय डिस्क के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था। और उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद में श्री यानी कि पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर 1956 में मेलबोर्न ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 1960 में रोम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 1964 में टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारत में इनका प्रतिनिधित्व किया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है बुंदेलखंड पठार का ढलान किस तरफ होता है। बुंदेलखंड या बघेलखंड का विघ्न पठार का ढलान रीवा पठार का, ये आपके आए थे। तो ये जो भी आपसे पूछा गया था और ये हमने अपने मर्जी से इन्वॉल्व किया है ताकि आपको इनका भी पता चल जाए, अगर आपके एग्जाम आ जाए तो आप याद रख पाए। तो यहाँ पर बुंदेलखंड जो पठार का ढलान ये उत्तर पूर्व की ओर है। बुंदेलखंड का यहाँ पर ढलान जो है ये आपका उत्तर पूर्व की ओर है। बिंद पठार का यहाँ पर ढलान उत्तर पूर्व की ओर है और रीवा पठार का ढलान पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। तो बुंदेलखंड पठार का ढलान उत्तर पूर्व की ओर है। जो बिंद यहाँ पर लिखा गया है यह मध्य उच्च भूमि के पूर्व विस्तार का हिस्सा है और इसकी नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। बिंद पठार का ढलान उत्तर पूर्व की ओर है। इस बात की पुष्टि मध्य उच्च में की जाने वाली नदियां करती हैं जिनमें चंबल, बेतवा और केन शामिल हैं और उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। और यहाँ पर इस बात की पुष्टि मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं जिसमें चंबल, बेतवा और केन नदियां जो शामिल हैं जो उत्तर पूर्व की ओर बेसिकली बहती हैं। अगला क्वेश्चन बना है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। 10वीं कक्षा के यहाँ पर शीर्ष छात्रों को 20,000 और 12वीं में यहाँ पर 30,000 और राज्य स्तरीय में यहाँ पर 50,000 और एक यानी कि राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये दी जाती है कक्षा 10वीं के सिर्फ छात्रों को यहाँ पर 20,000 रुपये और 12वीं के छात्रों को यहाँ पर 30,000 रुपये और राज्य स्तरीय प्रथम 50-50 छात्रों को यहाँ पर 1,000 रुपये की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। और ये भी ध्यान रखना है ये योजना कई राज्यों में अलग अलग नामों में यहाँ पर संचालित होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए अलग योजना है जो यहाँ पर मैट्रिक के बाद 2 सालों तक यहाँ पर प्रतिवर्ष 18,000 रुपये देती है। ये अलग स्टेट की है, ये जो मैंने बताया है मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था इस टाइप से, भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, ये आपको इसके अंतर्गत 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाती है। सेकंड प्राइज आपसे पूछा था, यानी कि द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर। मध्य प्रदेश अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को क्रमशः 15,000 रुपये 10वीं की और 12वीं में यहाँ पर 20,000 रुपये मिलती हैं। ठीक है, क्लियर होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ये आपको याद करना है, ये मैंने करवा दिया है। तो यहाँ पर कौन सी नदी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और हरिया पठार से क्षेत्र से होकर निकलती हैं। तो ये नदियां मैंने बताया है। अभी ऑप्शंस में कौन सा मिला था ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर कौन सी नदी है, चंबल, बेतवा और ये मैंने बताया था 4 नदियां बहती हैं। और ये कहाँ से बैठती है, इसमें चंबल, केन और बेतवा जैसी नदियां शामिल हैं। और ये आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और गंगा यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदियों के रूप में बहती हैं। और ये जो आपका पर्वतमाला के जानापाव पहाड़ियों से निकलती हैं। और बेतवा यह भी विघ्न श्रेणी से निकलती हैं। बेतवा जो निकलती है विंध्य श्रेणी से निकलती है, कुमरागांव रायसेन जिले से ये बेसिकली निकलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा केन और टॉस की बात करें, ये नदियां जो हैं ये विंध्य पर्वतमाला से निकलकर रीवा पठार क्षेत्र हैं, इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य और सतपुड़ा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आपके ये एग्जाम में अगर आ जाए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं डाला, ओनली यहाँ पर क्वेश्चन। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये दोनों पर्वतमाला में एक नदी बहती है, नदी का नाम है नर्मदा नदी। और ये मोस्टली क्वेश्चन बनता आया है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला में गंगा नदी बहती है। और ये मध्य भारत में यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का कौन सा, एक कुमार गंधर्व से भी क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो आप लोग देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध गायक गंधर्व से संबंधित है, तो ये आपका देवास से संबंधित है। मध्य प्रदेश में देवास शहर प्रदेश से
प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व से जुड़ा है। कुमार गंधर्व एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो अपनी विशिष्ट ज्ञान शैली के लिए यहाँ पर गायन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो ये जो नदी बहती है नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां, इसमें आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो नदी बहती है नर्मदा, ताप्ती और माही नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां बहती हैं। नर्मदा नदी सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी आपको क्वेश्चन बनता है और इससे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है और कर्क रेखा को 2 बार बेसिकली काटती है। और ये मध्य प्रदेश की यहाँ पर देख लेना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आए हैं प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस शिफ्ट में, तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर रट लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 14 नंबर क्वेश्चन फिर से आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या बताओगे? तो ये काठमांडू नेपाल में आपको देखने को मिलता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को यहाँ पर ढाका में सार्क घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ यहाँ पर की गई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार नवंबर 1980 में करवाया गया था और सार्क दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ है। ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक विश्वविद्यालय बना है जो किसके नाम पर है? आई थिंक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंदौर में बना मुख्य विश्वविद्यालय देवी अहिल्याबाई यानी कि विश्वविद्यालय है जिसका नाम एक प्राचीन और प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया था और यह एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीवा से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो टॉस, बिहार और विछिया नदियां ये आपकी रीवा से निकलती हैं और गुजरती हैं। टोस नदी रीवा से होकर बहती है जिसकी सहायक नदी बिहार है, ये बिहार कर लेना। और ये बिहार नदी पर रीवा में जलप्रपात बना हुआ है और ये आपको रीवा शहर में बहती है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 2025 बीएनएस में कौन सा नया दंड का प्रावधान किया गया? बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता है और इसमें जो नया प्रावधान किया गया ये छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा एक दंड के रूप में है और बच्चों का अभद्र तरीके से प्रदर्शन जैसे कि बाल पोर्नोग्राफी को एक अपराध बनाना जिसके लिए एक 3 साल तक की सजा हो सकती है। 2025 में नया यहाँ पर कानून बनकर आया है बीएनएस में। और इसके अलावा पुलिस द्वारा बिना कारण मारपीट करने पर यहाँ पर अब बीएनएस की धारा 115 के तहत सख्त कानूनी प्रावधान लागू होता है। पुलिस द्वारा बिना कारण मारपीट करने पर बीएनएस की धारा 115 के तहत सशक्त कानूनी धारा लागू होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरबा जनजातियों की शैली में क्या शामिल है? ये प्राकृतिक से जुड़ाव, पारंपरिक व्यवसाय और लोक नृत्य संगीत। पहाड़ी कोरबा जनजाति पारंपरिक रूप से बांस के बर्तन बनाना, चटाई बनाना और बुनपास एकत्र करना और पशुपालन जैसे कार्य करती हैं। वे डंडा और ढोलक जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कर्मा और बिहार जैसे लोक नृत्यों को भी प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा ताजमहल का रंग पीला क्यों होता है? तो ये पीलापन ये किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ये डिटेल में दिया गया, इसको पढ़ लेना। और ये यहाँ पर जो पूछा जाता है जिसके रंग का हल्का होना और निम्नीकरण होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर केन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अगर पूछ लिया जाए केन नदी कहाँ से निकलती है तो ये आपको बताना है, ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले से उद्गमित होती है। और केन नदी की यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, इसको पढ़ लेना। ये आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, इसका नाम कर्णावती के नाम पर रखा गया है। और ये इसका नाम प्राचीन नाम आप भी बोल सकते हैं कि प्राचीन नाम कर्णावती है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है। यमुना नदी की सहायक नदी है और ये कटनी जिले से निकल करके पन्ना जिले में प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था और ये महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं। ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और इससे पहले यानी कि कल फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि एलोरा की गुफाएं इनका संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ पर ये कल ही करवाया था। सारी चीजें A to Z जिन्होंने देखा होगा 100% सही करके आए होंगे। तो एलोरा की गुफाएं ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध अखंड रॉक कट मंदिर कैलाश मंदिर यहीं पर स्थित है। एलोरा के सभी स्मारक राजपूत राजवंश के दौरान बनाए गए थे जिन्होंने हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया था और यादव वंश ने कई जैन गुफाओं का यहाँ पर निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर जनजातियों से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है तो तापमान का मात्रक केल्विन हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर और तापमान का केल्विन है। याद रखना मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करती है। और
यहाँ पर रुकिएगा एक सेकंड, जो आपको हम इसलिए डिटेल से बता देता हूँ क्योंकि तंत्रिका तंत्र अगर ऑप्शन में था तो ठीक है, लेकिन कुछ और आंसर आ सकता है। ये थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे तो समझ में आएगा। मस्तिष्क के निचले हिस्से को कौन कंट्रोल करता है, तो इस तरीके से ब्रेन स्टेमेज आपका आ जाएगा। ब्रेन स्टेम ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होता है और हृदय गति, सांस लेना और सोने जागने जैसे स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है। ये काम ब्रेन स्टेम करता है। इसके अलावा सेरिबेलम ये किसको कंट्रोल करता है, मोटर नियंत्रण जैसे कि चलने और यहाँ पर बैठने पर इनका संतुलन बनाना। हाइपोथैलेमस नाम यहाँ पर सुना होगा, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ हार्मोन जैसे कि डोपामाइन उत्पन्न करने के लिए एक नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करता है हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा यहाँ पर ललाट लोब, यहाँ पर फ्रंटल लोब योजना बनाने, भविष्य की कल्पना करने और यहाँ पर तर्क प्रयुक्त करने जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये तर्क संगत सोच, निर्णय लेने और भावनात्मक सोच के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया था साइंस से, स्वपरागण और परपरागण से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्वपरागण मैंने दिया था, पराग एक ही फूल के परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाक पर उसी पौधे के किसी अन्य फूल पर स्थानांतरित होता है, जबकि परागकण में पराग एक फूल से परागकोश से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाक पर स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर इसको याद कर लेना, स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड बना था कि जब प्रणालिका में करंट छोड़ा जाता तो उसके अंदर क्या प्रभाव होता है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जो खेती है अपने हाथों से की जाती है उस खेती से क्या लाभ है। तो हाथों से की जाने वाली खेती में कई लाभ होते हैं, जैसे कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, खरपतवार पर बेहतर नियंत्रण, पौधे की वृद्धि में मदद। और यहाँ पर बागवानी का अनुभव, एक ब्लॉक के तत्व तरीके से यहाँ पर हम लोग कोषों की संख्या बढ़ेगी। ए ब्लॉक के तत्व जैसे कि एसपीडी या ब्लॉक समूह के नीचे जाने पर परमाणु की कोष संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैथ में अगर मैं बताऊं, मैथ और रीजनिंग के बारे में अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो किस टाइप से। मैथ से आपके प्रायिकता से 2 क्वेश्चन बने थे, क्षेत्र मित्र से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, टेक्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन बने थे, और एसआई सीआई से 2 क्वेश्चन बने, और ये आपका औसत से 1 क्वेश्चन, ज्यामिति से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, और आयु से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन, और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, और नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मिसिंग नंबर से ये आपका 1 क्वेश्चन, और मानसिक अभियुक्ति से 3 क्वेश्चन, गणित से 2 क्वेश्चन थे, सेटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो इस टाइप का आज का पैटर्न था जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने। तो अब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमको मिले थे ये मैंने आपको करवा दिया। अब अगली जो आपको क्लास मिलेगी उसमें आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो सभी लोग मॉडल पेपर को जरूर वॉच करिएगा, ये कल की शिफ्ट पर आपका भारी पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।